प्रश्न 25, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बहुपद लिखेंगे बराबर में 0। अब इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स के लिए सबसे पहले आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा 6 एकम 6। अब 6 का लेंगे एलसीएम, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 6 आए प्लस या माइनस करने पर -5 आए, ये वाला। ओके, तो एलसीएम पे चलते हैं, 2 और 3। अगर हम -2 गुणा -3 करते हैं, माइनस से माइनस कट, 2 तिया आ गया 6। और अगर हम -2 -3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो गया 5, निशान बड़े नंबर का, तो ये आ गया -5। तो हमारे फैक्टर्स आ गए -2 और -3। ओके, तो बस इन्हें यहाँ पर हम पुट कर देंगे -5 की जगह पर। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x -3। जो यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म आई है, सेम टर्म यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -2। ओके, तो अंदर बचेगा x -3। अब एक ब्रैकेट में x -2 को लिख देंगे, और ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही हैं, कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं। तो ये हो गया x -3 बराबर 0। अब दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वेट रख देंगे। ये -2 है, इधर आके +2, एक शून्यक हो गया 2, और x -3 बराबर 0। ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा, दूसरा शून्यक आ गया 3, तो 2 और 3 हो गए शून्यक। प्रश्न 26, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 तथा 1 हो तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया है, तथा a इंटू बी यानी कि गुणनफल हमें 1 दिया है। ओके, तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमें दिया है 4, यहाँ पर पुट कर देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल हमें दिया है 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर 4 एकम 4x, और ये वाला 1 यहाँ पर, ये बन गया द्विघात समीकरण। प्रश्न 27, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड की विधि से ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें ये द्विघात समीकरण दिया है, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गुणनखंड फाइंड करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करनी होती है गुणा। 3 दूनी 6। ओके, अब इस 6 का एलसीएम, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, अब हमें यहाँ पर दो नंबर ऐसे चाहिए, गुणा करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला -5 आए। ओके, तो एलसीएम पे चलते हैं, 2 और 3। 2 और 3 को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और -2 -3 करते हैं तो हमें -5 मिलता है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो गए 5। ओके, और निशान बड़े नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से हमारे फैक्टर्स हो गए -2 और -3। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे -3x और -2x। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, अंदर बचेगा x -1। जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पर आनी चाहिए, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 3x -2 को हम रखेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट हम यहाँ पे पिक करके लिख देंगे बराबर 0। अब 3x -2 बराबर 0, एक बारी इसको 0 के इक्वेट रखना है, फिर इसको 0 के इक्वेट रखना है। ये -2 इधर आके +2, 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा, 1 हो गया हमारा आंसर। ये
और दूसरा x-1 बराबर 0, ये -1 है, इधर जाके +1, तो दूसरा आंसर आ गया 1। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 28, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले A बराबर है 23, ये वाला, फिर D होता है A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ पर 21 और A1 है 23। ओके, तो 21 माइनस 23 ये हो गया -2, D आ गया -2 और AN यानी कि लास्ट जो पद है वो है 5। ओके, हमें यहाँ पे N फाइंड करना है। इन्होंने कहा है कितनी पंक्तियाँ, यानी कि हमें कितने पद हैं वो फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए सूत्र है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN है यहाँ पर 5, A है 23, N हमें फाइंड करना है, D है -2। ओके, ये +23 है, इस तरफ जाएगा तो -23 हो जाएगा। 23 में से 5 को माइनस किया -18, N -1 -2। अब ये -2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस हो गया कट, 2 एकम 2, 2 निम 18, ये आ गया 9। ओके, 9 बराबर N -1, अब ये -1 है, इधर जाके +1, 9 और 1 हो गया 10, तो N बराबर आ गया 10। इसका मतलब क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। प्रश्न 29, योगफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक AP दी गई है, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर A है 7, D होता है A2 माइनस A1, तो A2 है 10 सही 1/2 और A1 है 7। ओके, तो 10 सही 1/2 में से हमें माइनस करना है 7। तो देखो, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस, 10 दूनी 20 और 1 21/2 और ये -7। ओके, अब यहाँ पर LCM यानी कि तिरछी और छेदों की गुणा। ओके, तो यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है, तो ये हो गया 21 एकम 21, 2 सत्ते 14, ये हो गई तिरछी गुणा। अब डिनोमिनेटर की गुणा, 2 एकम यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2। ओके, इस प्रकार से, ठीक है। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 21/2 -7 है, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तिरछी और ये छेदों की गुणा, 21 एकम 21, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 21 में से 14 माइनस किया 7 और ये आ गया 2, और L यानी कि लास्ट पद हमें दिया है 84। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें N फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है AN = A प्लस N माइनस 1D। तो AN यानी कि लास्ट पद है 84, A है 7, N हमें नहीं पता, D है 7/2। ये 7 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया 84 - 7 77। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, अब ये 77 है, देखो ये 7/2 था, 7/2 था, इस तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/7 हो जाएगा। ओके, 2/7 हो गया। अब बीच में गुणा है तो 7 से 77 कैंसिल, तो ये आ गया 11, 11 गुणा 2, 11 गुणा 2 होता है 22, ये -1 है, इधर जाके +1, 22 और 1 आ गया 23, यानी कि N आ गया 23। अब हमें SN फाइंड करना है, जिसे हम योगफल कहते हैं। उसका सूत्र है N/2 A + L। ओके, तो N आया है 23, N 23/2, A है 7, L है 84, इन दोनों को प्लस करेंगे 91। ओके, 23 गुणा 91 करेंगे तो 2093/2, 2 से इसे भाग करेंगे, देखो ये भाग है तो यहाँ पर आएगा ये 1046, शेष
यहाँ पे लिखते हैं और डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहता है, तो ये आ गया योगफल। प्रश्न 30, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये P है, ये Q है और ये R है। Q जो है वो मध्य बिंदु है। ओके, और पी क्यू बराबर हो गया क्यू आर, क्योंकि Q मध्य बिंदु है तो पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो क्यू पी बराबर क्यू आर हो जाएगा और फिर दोनों तरफ हम स्क्वायर लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है क्यू पी स्क्वायर, तो ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे हम x1 y1 कहेंगे। ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3, इसे हम 5,-3, इसे हम x2 और इसे y2 कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये दूरी सूत्र लगाएंगे। इसी प्रकार राइट हैंड साइड पर क्यू आर स्क्वायर, तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे x1 y1 कहेंगे। ये R के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे मतलब x6 और इसे x2, इसे y2 कहेंगे। तो ये दूरी सूत्र है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, अब 5 - 0 तो ये 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 -4 का स्क्वायर, x -0 है तो ये x का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, ये x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 हो गया कट, यहाँ पर बचा x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट बनेगा। अब 16 वर्ग होता है 4 का, तो x का मान आ गया +-4, दिस इज द आंसर। प्रश्न 31, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ माना a, देखो ये a b c d है और ये है एक समांतर चतुर्भुज, और हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो हमें इसी क्रम में लेने हैं। ओके, तो a के कोऑर्डिनेट्स 1,2, b के कोऑर्डिनेट्स 4,y, c के x,6 और d के हो गए 3,5। ओके, तो ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करते हैं। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम के विकर्ण, ये जो विकर्ण हैं AC और BD विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ओके, तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब कि यहाँ पे हमें A और C के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और यहाँ पर हमें BD के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं क्योंकि AC विकर्ण है और BD भी विकर्ण है जो समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे जो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पर AC की बात हो रही है और यहाँ पर BD की, तो ये पहले हम AC के कोऑर्डिनेट्स इस तरफ लेंगे और BD ये हम इस तरफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर x1 y1 और ये x2 y2 C के। ठीक है, और इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर B और D के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ये x1 y1, ये x2 और ये y2। यहाँ पर अब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखो x1 AC की बात हो रही है यहाँ पे, तो x1 है यहाँ पर 1, x2 है यहाँ पर x1 ये x1 है, ये 1 है यहाँ पर, x2 है x, और y1 है यहाँ पर 2, तो ये 2, और y2 है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6। इसी प्रकार यहाँ पर भी BD से वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वेट, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के इक्वेट रखना है
और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के इक्वेट रखना है। तो आगे चलते हैं। देखो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 + x बराबर 4 और 3 7। तो 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे -1, 7 में से 1 गया तो 6, x बराबर आ गया 6। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 + 6 हो गया 8 और ये y + 5। अब 5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे -5, 8 में से 5 गया तो 3, y बराबर आ गया 3। तो x बराबर 6, y बराबर 3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 32, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है, हमें दिया है cot A यानी कि A पर एंगल है। ओके, जब यहाँ पर एंगल होता है तो जो लंब है वो आधार हो जाता है और जो आधार है वो लंब हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पर लंब है और ये आधार है। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब सम सॉल्व करते हैं। 15 cot A बराबर 8, यहाँ पर 15 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। cot A का मान आ गया 8/15। ओके, अब यहाँ पर एक फेमस सा सूत्र होता है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये साइन, ये कॉस और ये tan। ठीक है, हमें यहाँ पर cot A का मान दिया है तो cot tan का उल्टा होता है। ओके, tan का मान है लंब बटे आधार, तो cot का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार यहाँ पर 8 है तो ये आधार हो गया और लंब यहाँ पर 15 है। कर्ण हमें फाइंड करना है, तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ओके, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है यहाँ पर 15, आधार है यहाँ पर 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को प्लस किया 289। कर्ण का वर्ग = 289। अब जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा। ओके, तो 289 17 का वर्ग होता है। इस प्रकार AC आ गया 17। ओके, अब हमें फाइंड करना है साइन A। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पर 15 और कर्ण है 17। फिर sec A फाइंड करना है जो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है यहाँ पर 17 और आधार है यहाँ पर 8। दिस इज द आंसर। प्रश्न 33, इसमें हमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमिति की टेबल की हेल्प लेनी होगी और वहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इस पर लगा है स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ओके, अपॉन में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे करना है सिंप्लीफाई। ओके, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले ये 5 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये 3। अब देखो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ है, लेकिन जो ये स्क्वायर है ये पूरी ब्रैकेट के नंबर्स पर है। ओके,
तो ऊपर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके, अब यहाँ पर देखो ये गुणा हो रहा है, 5 एकम 5/4 हो जाएगा, ये गुणा हो रहा है 4 चौक 16/3 हो जाएगा -1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये 1 + 3/4 हो जाएगा। ओके, देखो ये 1 + 3/4 हो गया, ये 5/4, ये 16/3 -1। अब यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर देखो, 3 और 1 4, और ये 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, कैसे? तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर डिनोमिनेटर की गुणा। 5 तिया 15, 16 चौके 64, 4 तिया 12, और ये -1 एज इट इज़। ये ख़त्म हो चुका है, 1 हो गया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। 64 और 15 हो गए 79/12, और ये -1। ओके, अब अगेन वही प्रोसेस, क्या देखो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, -1। अब समझो कि इसके नीचे 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, तो 79 1 ज़ा 79, 12 एकम 12, और 12 एकम 12, 79 - 12 होगा 67/12। दिस इज द आंसर। प्रश्न 34, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो ए बी मीनार की ऊंचाई है, ये ए बी मीनार की ऊंचाई है, इसे हम एच का नाम दे देते हैं। ज़मीन पर के बिंदु सी व मीनार के बीच की दूरी, ये सी और ये मीनार के बीच की दूरी BC जो कि 30 मीटर है, और कोण ACB 30 डिग्री है। ओके, अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB/BC। देखो, जब हमें एक चीज़ निकालनी है, हमें ये H फाइंड करना है, और ये हमें दिया है, मतलब कि एक चीज़ फाइंड करनी है और एक चीज़ हमें दी है, तब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, और इसके लिए इन्होंने दिया है tan 30 डिग्री। अब tan होता क्या है, तो इसके लिए लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, साइन कॉस tan यानी कि लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, इसलिए AB/BC। ओके, ये लंब और ये आधार, तो ये होता है tan, और ये 30 डिग्री ये वाला एंगल, ठीक है। अब tan 30 का मान टेबल में होता है 1/√3। AB यानी कि मीनार की ऊंचाई हमने H मानी है, तो H, और BC है यहाँ पर 30। अब 30 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 को हम नहीं छोड़ सकते, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 30√3। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 से 30 कैंसिल, ये आ गया 10, तो ये आ गया 10√3, यानी कि ये आ गई H मीनार की ऊंचाई। प्रश्न 35, दो बेलनाकार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ओके, तो त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया है 2:3, इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, ये हो गई R1, ये हो गई R2। ओके, ऊंचाइयों का अनुपात हमें दिया है 5:3, इसे हम 5/3 लिख सकते हैं, इसे H1 और इसे H2 कहेंगे। अब आयतनों का अनुपात, यहाँ पर बात हो रही है बेलन के आयतन की। ओके, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²H, तो इसे हम R1 और इसे H1 कहेंगे। ये πr²H तो सूत्र हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 R हैं और 2 ही H हैं, और दोनों अपॉन में हैं, तो यहाँ पर देखो R1 R2 H1 H2,
और ये है बेलन के आयतन का सूत्र। ओके, तो ये सूत्र हो गया बेलन के आयतन का। दोनों को अपॉन में करना है क्योंकि यहाँ पे हमें आयतन फाइंड करना है और आयतन का अनुपात। ओके, तो यहाँ पर ये R1 का स्क्वायर, देखो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल। अब R1 का स्क्वायर, तो R1 है यहाँ पर 2, फिर R2 का स्क्वायर, R2 है यहाँ पर 3। हमने ये माना था ना यहाँ पर, ये R1, ये R2, ये H1 और ये H2 वैल्यूज। अब यहाँ पर R1 है 2 तो 2 का स्क्वायर, R2 है यहाँ पर 3 तो 3 का स्क्वायर, गुणा में H1 है यहाँ पर 5, H2 है 3। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5/3। अब 5 चौक 20, 9 तिया 27। तो यहाँ पर आंसर आ गया 20:27। दिस इज द आंसर। प्रश्न 36, एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ये अर्धगोला है, हमें इसका ये जो व्यास है ये दिया है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या फाइंड करनी होगी। ओके, तो व्यास 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या होती है, व्यास को हम 2 से भाग करते हैं। ओके, तो व्यास है 28, 2 से भाग करेंगे तो 2 से कैंसिल करने पर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आ गई त्रिज्या यानी कि R। ओके, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। तो ये 3π का मान 22/7, R हमारी आई है 14, तो R का स्क्वायर है इसलिए 14 × 14। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 3, ये 22, ये 2 और ये 14। अब इन सबको हमें गुणा करना है। 22 तिया होता है 66, 66 दूनी होता है 132 और ये 14। 132 × 14 करेंगे तो आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 37, यदि किन्हीं प्राप्त आंकड़ों के लिए n/2 26.5, L = 60, CF है 22, F = 7 तथा H = 10 हो तो इन आंकड़ों पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है। ये माध्यक का सूत्र है, सभी वैल्यूज़ हमें गिवन है। ओके, L है 60, n/2 है 26.5, माइनस CF है 22, F है 7 × H है 10। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 26.5 में से माइनस करेंगे 22 को, देखो ऐसे माइनस करना है। ठीक है, ये 26.5 में से माइनस 22 को कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 6 में से 2 गया तो 4, तो ये आ गया 4.5/7 × 10। अब 4.5 को 10 से गुणा करेंगे। ओके, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 45/7। अब 7 से 45 को भाग करेंगे तो ये भाग किया है, यहाँ पर आ गया 6.42। भाग करने पर इसको भाग किया, आंसर आया 6.42। अब इन दोनों को प्लस करना है तो ये प्लस है, ये 60 और ये 6.42, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और ये हो गया 6, यहाँ पर भी 6, तो ये आ गया 66.42। दिस इज द आंसर। प्रश्न 38, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 कहेंगे, इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। ओके, तो आप कोई सी भी विधि से इसे हल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, आंसर सेम ही आते हैं। ओके, तो समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, x - y = 1। समीकरण 2 से मैंने यहाँ पर x का मान फाइंड किया है तो x को यहाँ पर रखेंगे, ये -y है, इधर जाके +y, ये हो गया x का मान समीकरण 2 से।
इसे हम पुट करेंगे समीकरण 1 में x की जगह पर। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 + y समीकरण 1 में रखने पर। ओके, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर x की जगह हम इस मान को पुट करेंगे। तो x की जगह 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10। अब 3 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3y और ये 4y इज इक्वल टू 10। 3 और 4 हो गया 7y। ये 7y को हम यहाँ पर ही रखेंगे। इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 10 में से 3 माइनस किया तो 7। ये 7 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, 7 से 7 हो गया कैंसिल, y बराबर आ गया 1। अब y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, y की जगह हम पुट करेंगे 1। ओके, तो यहाँ y की जगह 1, ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा। 1 + 1 = 2, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। दिस इज द आंसर। प्रश्न 39, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। आप देख सकते हैं यहाँ सभी संख्याओं के साथ पॉइंट लगा है। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 को 10 से गुणा करेंगे। ओके, 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। अब ये सिंपल समीकरण बन चुके हैं, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 से हम x का मान फाइंड करेंगे और उसे समीकरण 4 में पुट करेंगे। तो 2x + 3y = 13, ये 3y है, इधर जाके -3y हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये आ गया x का मान समीकरण 3 से। अब इसे हम पुट करेंगे समीकरण 4 में। x बराबर 13 - 3y/2 समीकरण 4 में रखने पर, ये समीकरण 4 है। x की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो x की जगह 13 - 3y/2 + 5y = 23। ओके, अब क्योंकि बीच में ब्रैकेट है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2, 13 - 3y + 5y और ये 23। अब 2 से ये पूरी टर्म होगी गुणा। 13 दूनी 26, 2 तिया 6 + 5y और ये 23। ओके, अब 6y और 5y, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो यहाँ पर आ गया -1y। 1 हम नहीं लिखते हैं। ओके, अब ये माइनस है, इस तरफ नहीं सॉरी, इसको यहीं रखेंगे हम वेरिएबल को। 26 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, +26 है, इधर आके -26। 26 में से 23 माइनस किया -3, माइनस से माइनस कट, y बराबर आ गया 3। ओके, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है। ओके, y की जगह हमें पुट करना है 3, तो ये y, इसकी जगह हमने 3 पुट किया। 3 तिया 9, ये +9 है, इधर आके -9। 13 में से 9 माइनस किया 4। अब ये 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर 3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 40, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर S 14 है 1050, N है 14 और A बराबर है 10। ओके, तो यहाँ पर D नहीं है, सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे। तो ये SN का फॉर्मूला है,
एस एन यहाँ पे दिया है 1050, एन है 14/2 और ये 2, ए है 10 प्लस एन है 14 - 1 और डी हमें फाइंड करना है। ओके, 1050, 2 से 14 को कैंसिल किया 7, 10 दूनी 20, 14 में से 1 माइनस किया 13 और ये डी। ओके, अब 20 से 7 को गुणा करेंगे 140, 13 से 7 को गुणा करेंगे 13 सत्ते 91 डी। अब ये 140 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1050 - 140, माइनस करने पर आएगा 910। ओके, अब यहाँ पर 91 डी, ये 91 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा। 91 से 910 को कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। ओके, डी बराबर आ गया 10। तो A20 हमें ज्ञात करना है, यानी कि 20वां पद। तो इसके लिए सूत्र है A + n - 1D। A है यहाँ पर 10, n है 20 और D हमने फाइंड किया 10। ओके, तो ये 10, 20 में से 1 माइनस किया 19 × 10, 19 × 10 करने पर आएगा 190, 190 + 10 करेंगे तो आएगा 200, यानी कि समांतर श्रेणी का 20वां पद 200 होगा। प्रश्न 41, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा। माना P -1, 6 यह है A -3, 10, इसको हम A मानेंगे। ओके, व B 6, -8 इसे हम B मानेंगे। से बने रेखाखंड AB को M/N में विभाजित करता है। ओके, तो ये रेखाखंड है, ये A पॉइंट है, ये B, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर हमने M/N में विभाजित करता है ऐसा माना है। ओके, तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो होता है xy mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। ओके, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, -1, 6 जिसे हम x और y कहेंगे, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये x और ये y। उसके बाद ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसे हम x1 y1 कहेंगे, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसे हम x2 और y2 कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। देखो, x2 6, x1 -3, नीचे m + n, फिर y2 -8, y1 10 और नीचे m + n। ओके, अब इस पहली वैल्यू को इस पहली वैल्यू के इक्वेट रख के हम आंसर फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो ये -1 और ये हमारी पहली वैल्यू थी। ठीक है, अब ये m + n यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस m, माइनस प्लस माइनस n। अब m वाले नंबर एक तरफ और n वाले नंबर एक तरफ, तो ये -m है, इधर आके +m, ये -3n है, इधर आके +3n, 6m और 1m हो गया 7m, 3 में से 1 गया तो 2n। ओके, अब ये n यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये 7 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा m/n = 2/7। इस प्रकार अनुपात m/n = 2/7 है। प्रश्न 42, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा। माना A x, 0। अब देखो इसने x अक्ष की बात कही है, तो x तो यहाँ पर x ही रहेगा और y की बात नहीं कही है, इसलिए y की जगह पर हम 0 लेंगे। ओके, तो A
x, 0 x अक्ष पर का बिंदु है जो बिंदु B 2, -5 इसे हम B कहेंगे और C यानी कि -2, 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है यानी कि बराबर दूरी पर है, तो AB बराबर हो गया AC। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये दूरी सूत्र यहाँ पर भी और ये दूरी सूत्र यहाँ पर भी, क्योंकि AB बराबर AC हम लेकर चल रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर लेट किया है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ओके, तो ये AB स्क्वायर और ये AC स्क्वायर। तो यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0 जिसे हम x1, y1 कहेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 जिसे हम x2, y2 कहेंगे। A और B के कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरफ यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0 जिसे हम x1, y1 कहेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9 जिसे हम x2, y2 कहेंगे। A, C के कोऑर्डिनेट्स हमें इस तरफ यूज़ करने हैं और दूरी सूत्र यहाँ पर हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट की और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पहले दिया है x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर दिया है x + 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हमें फार्मूला लगाकर सॉल्व करना होगा। देखो x - 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर a है x और b है 2, तो a की जगह x, b की जगह 2। ओके, a की जगह x तो x² -2, a की जगह x, b की जगह 2, फिर b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, ये हो गया x², ये हो गया 2 दूनी 4x और ये 2 का स्क्वायर 4। ओके, आगे है a + b का होल स्क्वायर हमें लगाना है, x + 2 का होल स्क्वायर हमें दिया है। तो यहाँ पर a है x, b है 2, तो a² + 2ab + b स्क्वायर। a है यहाँ पर x, ये 2, a है यहाँ पर x, b है यहाँ पर 2 और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये x², इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो x - 2 का होल स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ये x² - 4x + 4, यहाँ पर है 5 का वर्ग जो होता है 25। x + 2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे x² + 4x + 4 और यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर जो होता है 81। ओके, x² - 4x, 25 और 4 को प्लस किया तो 29, x² 4x और ये 81 + 4 होता है 85। अब x की सभी टर्म्स को इस तरफ लेके आएंगे और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो x² - 4x, यहाँ पर ये x² प्लस का था, इधर आके माइनस, + 4x है, इधर आके -4x, ये 85, ये + 29 था, इधर आके -29, x² से x² कैंसिल, -4x -4x हो गया -8x, 85 में से 29 को माइनस करेंगे तो आएगा 56। ओके, अब ये -8 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो x बराबर आ गया -7। इस प्रकार x अक्ष पर का बिंदु -7, 0 है। प्रश्न 43, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। इसका कहने का मतलब है कि ये वृत्त है, परिगत का मतलब होता है वृत्त के चारों तरफ। ओके, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर है AD + BC के। ओके, तो यहाँ चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB, BC, CD और DA वृत्त को PQR तथा S बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखो
ये हमारा चतुर्भुज है ABCD। ओके, ये वृत्त को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, PQRS बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। ओके, तो इस प्रकार देखो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो चीज़ें एक दूसरे के बराबर है उनको हम लिख देंगे। AP बराबर है AS, देखो AP बराबर है AS, हमें यहाँ से राइट साइड में चलते जाना है। DS बराबर है DR, DS बराबर है DR, CR बराबर है CQ, CR बराबर है CQ, फिर BQ बराबर है BP, BQ बराबर है BP। ओके, तो इस प्रकार AB प्लस CD, अब ये AB है और ये CD है, इसमें ये AP प्लस PB है। ओके, और यहाँ पर DR प्लस RC है, उसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। देखो AP प्लस PB, AB जो है ये AB है, इसको हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, और जो CD है उसे हम लिख सकते हैं DR प्लस RC, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देंगे, AP प्लस PB CR प्लस RD। अब देखो AP की जगह हम AS लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पहले बराबर दिखा चुके हैं। PB की जगह हम BQ लिखेंगे, ये PB, इसकी जगह हमने BQ लिख दिया। फिर CR की जगह CQ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बराबर प्रूफ किया है। RD की जगह DS हम लिख सकते हैं, ये देखो RD, इसकी जगह हम DS लिख सकते हैं। अब AS प्लस DS, देखो कैसे, AS प्लस DS, क्योंकि ये एक तरफ की स्पर्श रेखा है, तो इसलिए इन दोनों को हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या बचा हमारे पास, BQ प्लस CQ। अब BQ प्लस CQ है BC। ठीक है, तो BQ प्लस CQ की जगह हम लिखेंगे BC। AS प्लस DS, AS प्लस DS की जगह हम लिखेंगे DA या AD। ओके, तो AD प्लस BC, देखो ये प्रूफ हो गया, AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के, यही हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के, हैंस प्रूफ। प्रश्न 44, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो यहाँ पर PA व PB, PA व PB वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है P, वृत्त पर की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है। तो त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, तो इसमें PA बराबर है PB, देखो PA बराबर है PB, OA बराबर है OB, OA बराबर है OB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OP बराबर है OP, OP बराबर OP, OP दोनों त्रिभुज में है, इसलिए उसे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कहते हैं। ओके, अब त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के, और सर्वांगसमता नियम है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। ओके, कोण OPA बराबर है कोण OPB, कोण OPA बराबर है OPB के, तो कोण APB, देखो कोण APB डबल है कोण OPA के, OPA के डबल है, तो कोण AOB बराबर है डबल कोण POA के, देखो AOB डबल है POA के। ओके, एक बारी ये डबल, एक बारी ये डबल, फिर कोण POA बराबर है 90 माइनस OPA, 90 माइनस कर देंगे OPA। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए अब इन सभी को हमें 2 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 कोण POA, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180,
इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 कोण OPA। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 माइनस कोण APB, और कोण AOB यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 45, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता है 10, तो जो इसके सामने वाला वर्ग है उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे, वो है 30 से 35। ओके, 30 से 35 हो गया बहुलक वर्ग, तो ये हो गया L यानी कि लोअर लिमिट। F1 यहाँ पर हो जाएगा 10, ये F1 10, F0 ये F0 हो गया 9, और F2 ये F2 हो गया 3। ओके, और H है 5। H का मतलब है इन सब का डिफरेंस। 20 में से 15 माइनस करो 5, 25 में से 20 माइनस करो 5, इस प्रकार सभी का डिफरेंस 5 है, तो उसे हम H कहते हैं। ओके, अब ये बहुलक का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। L है 30, F1 10, F0 9, ये 2, F1 है 10, F0 9, F2 है 3 और H है 5। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 30, 10 में से 9 गया 1, 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस, तो -9 -3 हो गया -12, और ये गुणा में 5। ओके, अब 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5, तो यहाँ पर आ गया 5/8। अब 8 से 5 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.625। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये प्लस है, आंसर आ गया 30.6, जो कि है बहुलक। प्रश्न 46, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। ओके, तो एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, यानी कि यहाँ पर 2 पासों की बात हो रही है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल रिजल्ट होते हैं हमारे पास 36। ओके, पार्ट 1 में इन्होंने पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो देखो यहाँ पर 8 कहाँ कहाँ बन रहा है टोटल, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, और 6 और 2 8, तो कुल रिजल्ट है 1 2 3 4 5। जब दोनों पासों का योग 8 है, ऐसे हमारे पास कुल रिजल्ट 5 हैं, तो कुल परिणाम 36, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8, उसके परिणाम है 5। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्याओं का योग 8 है, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 36। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें कहा है संख्याओं का योग 13 है। ओके, तो यहाँ पर 36 रिजल्ट हैं, उसमें से किसी भी 2 संख्याओं का योग 13 नहीं होता, क्योंकि देखो लास्ट नंबर है 6 और 6, तो 6 और 6 तो 12 हो गया, इसके आगे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 पासों की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संख्याओं का योग 13 हो, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 0, कुल परिणाम है 36, तो 0 से 36 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। पार्ट 3 में हमें कहा है 12 से छोटी या उसके बराबर है। ओके, तो आप देख सकते हो ये 36 रिजल्ट हैं, 12 से छोटी सभी संख्याएं हैं और 12 के बराबर एक संख्या है। ओके, 12 से छोटी सभी संख्याएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 या 12 से कम हो, अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 36 और कुल परिणाम भी है 36।
36। ओके, तो 36 से 36 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1। प्रश्न 47, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये है फिगर, इसमें ए बी सी त्रिभुज है और यहाँ पर पी क्यू है। ओके, अब इस निशान का मतलब है कि ए पी बराबर है पी बी के, और यहाँ पर देखो ये दो लाइनें हैं, इसका मतलब है ए क्यू बराबर है क्यू सी के। ओके, तो यहाँ माना ए बी का मध्य बिंदु, ये ए बी का मध्य बिंदु पी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्यू है। देखो ये ए सी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है। तो ए पी बराबर पी बी, मैंने अभी आपको बताया इस निशान का मतलब ए पी बराबर पी बी तथा ए क्यू बराबर क्यू सी। ओके, तो यहाँ पर ए पी अपॉन में पी बी बराबर 1 तथा ए क्यू अपॉन में क्यू सी बराबर 1। तो इस प्रकार ए पी अपॉन में पी बी हो गया बराबर ए क्यू अपॉन में क्यू सी के, क्योंकि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार ए पी अपॉन में पी बी बराबर ए क्यू अपॉन में क्यू सी हो गया बराबर। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी में ए पी अपॉन पी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी होने से पी क्यू समांतर बी सी है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 48, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ओके, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु P है, ये ए बी है, इसका मध्य बिंदु P है तथा P से P क्यू समांतर, ये P से P क्यू, ये P क्यू समांतर बी सी खींची गई है जो ए सी को Q पर काटती है। देखो ए सी को Q पर काटती है, तो इस प्रकार ए पी अपॉन पी बी, ये ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन में क्यू सी, इसे हम नाम देंगे समीकरण 1 का। ओके, परंतु P यह ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो P है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस प्रकार ए पी अपॉन में पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी और ए पी अपॉन में पी बी बराबर 1, इसे हम नाम देंगे समीकरण 2 का। अब परिणाम 1 व 2 से ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये ए क्यू अपॉन में क्यू सी बराबर है 1। अब ये क्यू सी को हम यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ भाग में है, इधर 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर क्यू सी। ओके, Q यह भुजा AC का मध्य बिंदु है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 49, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब ध्यान से समझो, इसने कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर हम माना पहली संख्या मानेंगे x। ओके, और दूसरी संख्या देखो इन सभी में 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है, तो इसलिए x+2, क्योंकि सभी विषम संख्याओं में 2 का अंतर है तो दूसरी संख्या हम x+2 मानेंगे। इसने कहा है क्रमागत। ओके, तो प्रश्नानुसार इन दोनों संख्या के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो ये पहली संख्या, इसका वर्ग, ये दूसरी संख्या, इसका वर्ग, और इन दोनों का योग 290। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x² + x+2 का होल स्क्वायर है। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पर है x+2 का होल स्क्वायर, तो ये a है, ये b है। a² मतलब x²
2 2, ए की जगह x, b की जगह 2, क्योंकि b यहाँ पर 2 है, फिर b की जगह 2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये गुणा होंगे, 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये 4x, इस प्लस 4 को यहाँ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -4, 290 में से -4 करेंगे 286। ओके, अब इस 286 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस पूरी टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया 2x, और जब ये -286 इस प्रकार यहाँ पर आएगा तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -143 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो ये समीकरण है, इसके फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या की गुणा होती है, तो ये हो गया 143। 143 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा, और 13 एकम 13, तो फैक्टर्स आ गए 11 गुणा 13। ओके, अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, गुणा करने पर 143 आए ये वाला, प्लस या माइनस करने पर ये वाला 2 आए। ओके, तो हमारे पास नंबर आ चुके हैं। -11 गुणा 13 करेंगे तो -143 आएगा, -11 प्लस 13 करने पर +2 आएगा, तो फैक्टर्स आ गए -11 और 13। ओके, तो उन्हें हम यहाँ पर पुट कर देंगे, -11x प्लस 13x। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन लिया, x -11, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 13, x -11 अंदर, जो यहाँ है सेम वही टर्म यहाँ पर आनी चाहिए। ओके, अब एक ब्रैकेट में x प्लस 13 और एक ब्रैकेट इसमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वेट रखेंगे। पहले है x प्लस 13, ये +13 है, इधर जाके -13, इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि कभी भी ये सभी संख्याएं माइनस में नहीं हो सकती। फिर x -11 बराबर 0, -11 है, इधर जाके +11 हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो 11 है। हमने पहली संख्या x मानी थी जो आ गई है 11, दूसरी संख्या हमने x प्लस 2 मानी थी, तो x की जगह 11 प्लस 2, ये हो गया 13। तो हमारी संख्याएं आ गई 11 और 13, जिनके वर्गों का योग करने पर 290 होता है। प्रश्न 50, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है प्रथम पद यानी कि A17 और अंतिम पद जिसे हम L = AN भी कहते हैं, वो हमें गिवन है 350। सार्व अंतर जिसे हम D यानी कि डिफरेंस कहते हैं, वो हमें 9 दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमें पद फाइंड करने हैं। पद फाइंड करने के लिए सूत्र है AN = A + n - 1D। AN है 350, A है 17, N हमें नहीं पता, D है 9। ओके, अब ये 17 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 350 - 17 333 होता है। 9 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 9 से 333 को कैंसिल करेंगे तो 37 आएगा। ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 37 + 1 होता है 38, यानी कि n = 38 आ गया। इतने पद हैं। अब Sn फाइंड करना है जिसका सूत्र है n/2 A + L। n है 38, A है 17, L है 350। इन दोनों को प्लस करेंगे 367, 2 से 38 को कैंसिल करेंगे 19, इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 6973। इस प्रकार दी गई एपी में n = 38, Sn = 6973 है। प्रश्न 51,
निम्न बारंबारता बंटन सारणी पर से माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये वर्ग दिए हैं हमें, ये बारंबारता जिसे हम FI कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है XI फाइंड करने के लिए जो वर्ग दिए हैं 65 से 68, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे। देखो इस प्रकार 65 से 68, 65 प्लस 68 अपॉन में 2। ओके, इन दोनों को प्लस किया 133 अपॉन में 2, 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 66.5। इसी प्रकार से सभी मिड वैल्यूज़ यानी कि XI आपको फाइंड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर जो बीच में हमें दिया है, देखो 3 ऊपर से छोड़ने हैं, 3 नीचे से छोड़ने हैं नंबर। तो जो बीच वाला नंबर है इसे हम A लेट करेंगे। A का मतलब है अज्यूम्ड मीन, माना हुआ माध्यक। ओके, फिर हमें फाइंड करना है XI जिसका सूत्र है XI माइनस A अपॉन में H। ओके, अब XI का मतलब है आपको ये वाली वैल्यू लेनी है 66.5 माइनस A का मतलब 75.5 और H का मतलब है इन दोनों का अंतर, यानी कि 68 में से 65 माइनस किया 3, 71 में से 68 माइनस किया तो 3, इस प्रकार से H हो गया 3। तो एक बारी एक हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, XI 66.5 माइनस A जो हमारा माना हुआ माध्य है 75.5 और H है 3। 75.5 में से 66.5 को माइनस करेंगे आएगा -9 अपॉन में 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया -3। ओके, इसी प्रकार से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। अगली वैल्यू आप फाइंड करोगे तो -2 आएगा, फिर -1, जो माना हुआ माध्य है उसके सामने 0। ऊपर की सभी वैल्यूज़ माइनस में आएंगी तो नीचे की सभी वैल्यूज़ प्लस में आएंगी। तो आप सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड करके भी बाकी वैल्यू अपने अंदाजे से लिख सकते हो। फिर हमें FI XI फाइंड करना है। FI XI का मतलब इन दोनों की गुणा। ओके, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 0 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अब यहाँ पर इनका टोटल देखो, ये सभी संख्याएं माइनस की हैं तो प्लस हो जाएंगी और ये सभी संख्याएं प्लस की हैं तो प्लस ही होंगी। -6 -8 -3 होगा -17, 7 + 8 + 6 होगा 21, 21 में से 17 को माइनस करने पर आएगा 4। ओके, तो सिग्मा FI XI आ गया 4। ये मैं यहाँ पे FI XI लिखना भूल गई, XI। ओके, सिग्मा FI XI आ गया 4। अब ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं जिन्हें हमें सूत्र में पुट करना है। ये माध्य का सूत्र है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A 75.5, सिग्मा FI XI 4, सिग्मा FI 30, H है 3। ओके, अब ये एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, 3 से 30 को कैंसिल किया, ये हो गया 10। अब यहाँ पे एक 0 है ना, तो ऊपर राइट साइड से एक नंबर गिन के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये रहा एडिशन, तो आंसर आ गया 75.9। दिस इज द आंसर। प्रश्न 52, निम्न बारंबारता बंटन सारणी पर से माध्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। सबसे पहले संचयी आवृत्ति हमें फाइंड करनी है जिसे हम CF भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 12 28, 28 + 17 45, 45 + 20 65, 65 + 15 80, 80 + 9 89, 89 + 7 96, 96 + 4 is 100। ओके, तो n = हो गया 100, n/2। ये सभी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, तो पहले हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर CF है 45। ओके, तो n/2, n है 100 अपॉन में 2, 2 से 100 को कैंसिल किया, ये आया 50। 50वें अवलोकन से अधिक का वर्ग, देखो 50 से अब ये 50वें अवलोकन से अधिक का वर्ग ये है
65, इसका वर्ग है 500 से 600, ठीक है। तो ये हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग ये है तो ये हो गया L, यानी कि लोअर लिमिट हो गई 500। F हो गया यहाँ पर 20, ये वाला जो माध्यक वर्ग है उसके सामने वाला नंबर, और CF है 45, यानी कि ये वाला, ओके। और हमें चाहिए H होता है इनका अंतर जो कि 100 है। सभी का अंतर यहाँ पर 100 है। 100 में से 0 माइनस किया 100, 200 में से 100 माइनस किया 100, इसी प्रकार H यहाँ पर 100 है, ओके। तो अब सभी वैल्यूज़ को हम माध्यक के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला है L 500, N/2 50, CF 45, F 20, H है 100। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 500, 50 में से 45 माइनस किया 5, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया यहाँ पर 5, 5 गुणा 5 25, इन दोनों को प्लस करेंगे 525, तो माध्यक आ गया 525। प्रश्न 53, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है। तो यहाँ पर 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। पार्ट 1 में हमसे सफ़ेद कंचा पूछा है कि जो कंचा निकाला गया है क्या वो सफ़ेद है, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। कुल परिणाम या कंचे हैं 9, अनुकूल परिणाम होंगे 2, क्योंकि सफ़ेद कंचे की बात हो रही है और सफ़ेद कंचे यहाँ पर 2 हैं, ओके। तो प्रायिकता सफ़ेद कंचा है, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 9, तो आंसर आ गया 2/9। पार्ट 2 में हमसे पूछा है कंचा नीला है, तो अनुकूल परिणाम होंगे 3, क्योंकि 3 नीले कंचे हैं। कुल परिणाम है 9, प्रायिकता कंचा नीला है, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया 1/3। पार्ट 3 में हमसे कहा है लाल है, तो अनुकूल परिणाम होंगे 4, क्योंकि 4 लाल कंचे हैं। कुल परिणाम है 9, प्रायिकता लाल है, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम है 9, तो 4/9 दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है लाल नहीं है, तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास 9 है, ओके, और 4 है लाल कंचे, तो इसने कहा है लाल नहीं हो, तो कुल में से 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 लाल कंचे हैं और यहाँ पर कह रहा है 4 मतलब लाल नहीं है, तो लाल को माइनस कर दो। लाल है 4, 9 में से 4 को माइनस किया तो ये आ गया 5, कुल परिणाम है 9। अब प्रोबेबिलिटी लाल नहीं है, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5, कुल परिणाम है 9, 5/9 दिस इज द आंसर। प्रश्न 54, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि सिक्के को 3 बार उछालने पर, ओके। तो पहले हमें यहाँ पे पूछा है सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कितने परिणाम होंगे। तो सिक्के के 2 साइड होते हैं, देखो इसे हेड और इसे टेल कहते हैं, इसे चित और इसे पट कहते हैं, ओके। तो जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्योंकि उसकी 2 साइड होती है तो 2 की घात हो जाएगा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल परिणाम होंगे 8। परिणाम कुछ इस तरह से होंगे, 3 बारी हेड, 2 बारी हेड टेल, फिर 2 बारी हेड बीच में टेल, फिर HTT, ट्रिपल T, TTH, THT और THH, इस तरह से 8 परिणाम होंगे जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे। पार्ट 1 में हमसे पूछा है 2 से अधिक बार चित आए, चित का मतलब है हेड, ओके। तो 2 से अधिक बार, देखो 2 से अधिक बार हेड आए,
ऐसा सिर्फ एक ही परिणाम है जहाँ 2 से अधिक बार हेड है, यानी कि 3 बारी हेड है। ओके, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम हो गए 8। अब प्रायिकता 2 से अधिक बार चित आए, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 8, तो आंसर आ गया 1/8। पार्ट 2 में हमसे पूछा है 2 से अधिक बार पट आए। पट का मतलब है यहाँ पर टेल। ओके, 2 से अधिक बार टेल, तो देखो एक ही परिणाम ऐसा है जहाँ पर 2 से अधिक बार टेल आ रहा है। ओके, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम है 8। प्रायिकता 2 से अधिक बार पट आए, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1, कुल परिणाम है 8, तो 1/8 दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमसे कहा है अधिक से अधिक 2 बार चित्त आए, यानी कि हेड आए। ठीक है, अधिक से अधिक 2 बार, तो रिजल्ट पे चलते हैं। देखो 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार हेड, 1 2 3, ऐसे 3 रिजल्ट हैं जिसमें 2 बार हेड है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3, कुल परिणाम है 8। प्रायिकता अधिक से अधिक 2 बार चित्त आए, इसके लिए सूत्र है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 8, तो 3/8 दिस इज द आंसर।